हेलो एवरीवन, नॉलेज टेक में आप लोग का स्वागत है। मैं हिना और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटेंसी की डेफिनेशन और अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो be in touch with this video. And if any type of doubt is come in your mind, please comment me in below the comment section. I definitely answer. So let's get start. First of all, what is the meaning of accountancy? अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है, या फिर आप बोल सकते हो अकाउंटिंग, इसका मीनिंग क्या है। तो अकाउंटिंग क्या होती है, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो यू कैन नोट डाउन इट। रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communication in an significant manner and in terms of money। अभी आप बोलेंगे इतनी बड़ी डेफिनेशन बता दी। ये बड़ी नहीं है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसके अंदर हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप अभी +1 में हैं और अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है आपने कॉमर्स का, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं कुछ आपको टर्म्स बताना चाहती हूँ। पहली टर्म है हमारी जर्नल। जस्ट नोट डाउन इट एट इन एनी प्लेस। फर्स्ट है आपकी टर्म जर्नल। दूसरी है आपकी टर्म लेजर। हो सकता है आपने पहले सुनी हो या फिर हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो कोई बात नहीं, जस्ट नोट डाउन ऑन द साइड ऑफ द बुकलेट। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, थर्ड है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो इस अकाउंटिंग के अंदर आपके पास आती हैं और बहुत ही इजी हैं। अभी नई टर्म्स हैं तो जाके थोड़ा लग रहा होगा अजीब, लेकिन इसको आप एक बार नोट डाउन करके रख लो। अभी जो मैं टॉपिक करवाऊंगी उसी के साथ साथ आपको ये चीज़ें भी इजीली समझ में आ जाएंगी। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक तरीका है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का या ट्रांजैक्शन को लिखने का एक तरीका है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये एक हम बोल सकते हैं कि फॉर्म की लैंग्वेज में ये तरीका होता है एक ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करने का। तो हम अभी जिस टॉपिक पे थे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे थे, लेट्स बैक टू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज
So accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating in an significant manner and in terms of money. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है कि कोई भी लेन देन करना। आप किसी भी दुकान से कुछ भी खरीदते हो, ठीक है, तो आप वहाँ से लेन देन करते हो, वो आपको सामान देता है, आप उसको पैसे देते हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ओके, तो किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर क्लासीफाई किया जाता है और समराइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेड एंड कम्युनिकेट किया जाता है। बट वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ चैरिटी, वी कैन से दैट डोनेशन, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं। फर्म जो है वो पैसे से चलती है। तो अकाउंटिंग के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन को कुछ इन 6 स्टेप्स में रिकॉर्ड किया जाता है, इन 6 स्टेप्स में एनालाइज भी करते हैं। अब कैसे? अकाउंटिंग के अंदर हमारी 2 चीज़ें आती हैं। पहली हमारी चीज़ आती है जनरेटिंग इंफॉर्मेशन या जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल का अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हमारे इसके अंदर होते हैं 2 ईयर, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर होता है, आप अगर अपने कैलेंडर को गौर से देखो तो हर साल आपके कैलेंडर में जनवरी टू दिसंबर मंथ्स होते हैं, है ना। तो कैलेंडर ईयर वी कैन से दैट 1st of January to 31st of December. You can just note down it. दिस कैलेंडर ईयर आपका होता है 1st January to 31st December एंड जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा होता है 1st of April to 31st March. सो जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जितनी भी चीज़ें, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मनी होती हैं उन चीज़ों के लिए हम इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। और दूसरी चीज़ हमारी होती है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल का मीनिंग आपको पता चल गया, ठीक है। जितनी भी चीज़ें, जितनी भी ट्रांजैक्शन घट रही हैं एक साल के अंदर अंदर, तो इन्फॉर्मेशन, पहली चीज़ है उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, दूसरी चीज़ है उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टडी करते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करने का क्या मतलब होता है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करने का मतलब मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही दे दिया। सो पहला है मेरा पॉइंट रिकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे अभी पहले ही तो बता दिया था, तो सेम यहाँ पे भी यही है, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिकॉर्डिंग एक बेसिक फंक्शन है। अगर आप इसको, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हो पॉइंट्स बना के, तो इसके अंदर पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा बेसिक फंक्शन है। इट इज़ अ बेसिक फंक्शन। ऑल ट्रांजेक्शन्स, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर आर इन द books recorded in the books of accounts. And third, recording is done in book journal. आ गया नाम, जो मैंने अभी पीछे आपको 5 टर्म्स बताई थी उसमें पहली टर्म का नाम आ गया जर्नल। अब जर्नल होता क्या है? अब आप बोलोगे जर्नल बताओ, तो जर्नल ऐसा कुछ नहीं होता। आपने ट्रांजैक्शन करी, आपने सामान लिया और आपने उसको पैसे दिए। अब हर दुकानदार के पास या हर फॉर्म में या कहीं पर भी बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। किसी भी पर्सन की ऐसी मेंटल एबिलिटी नहीं होती कि वो हर चीज़ को याद रखे कि ये आया था, अच्छा ठीक है, ये मेरे पास सामान लेने आया था, नहीं। तो हर चीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ता है। वो रिकॉर्ड करने के लिए एक हमारी बुक होती है जर्नल, जिसके अंदर वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको ये कंडीशन याद रखनी है
चैरिटी, डोनेशन, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। सेकंड हमारी होती है क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब इसमें हमारा क्या होता है, हमने जो डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग में हमने जो डाटा रिकॉर्ड किया उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे करते हैं, मैंने अभी पहले ही पीछे पॉइंट में बोला था कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। अब हर पर्सन उस टाइम पे तो पैसे दे के नहीं चले जाता, कई लोग लोन ले लेते हैं, कई बोलते हैं हम आपको चलो बाद में पैसा दे देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो हर पर्सन के अकाउंट को अलग अलग मेंटेन करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 पर्सन हैं, राहुल और रोहित, तो राहुल ने जितनी ट्रांजैक्शन करी होंगी वो राहुल के अकाउंट में आएंगी, ना कि रोहित के अकाउंट में, और जितनी भी रोहित ने ट्रांजैक्शन करी होंगी वो रोहित के अकाउंट में आएंगी। मतलब हर पर्सन ने, हर कस्टमर ने जो जो ट्रांजैक्शन करी है वो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगी, ठीक है। अब रोहित के बदले का पैसा वो राहुल से थोड़ी ना लेगा, उसी से लेगा। तो क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो मिक्स मैच होता है, जिसने जो पैसा दिया, जिसने जो पैसा लिया वो सब नोट डाउन, लेकिन यहाँ पर वो अलग अलग अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी अगर पॉइंट लिखना है तो इसका पॉइंट जैसे हम लिख सकते हैं, एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डाटा। अभी जो आपने पीछे डाटा रिकॉर्ड करा उसको एनालाइज करना, ओके। एंड इसमें सेकंड चीज़ हमारी आती है कि द बुक which is used for this classification, तो the name of the book is ledger। The name of the book is ledger। आ गया सेकेंड नेम भी, जिसके अंदर हम वेरियस चीज़ों को क्लासीफाई करके हर पर्सन के, हर इंडिविजुअल के अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। अब ब्रीफली जर्नल या लेजर के बारे में ब्रीफली जानने के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर हम जब इनका पर्सनली एक एक चैप्टर करेंगे तो आपको वो बहुत ब्रीफली समझ में आ जाएगा। लेकिन फॉर एट दैट टाइम आपको सिर्फ ये जानना है कि रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ जर्नल की जाती है, क्लासीफाइंग इन द बुक ऑफ लेजर की जाती है, और दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड है हमारा समराइजिंग। अब समराइजिंग में क्या होता है, समराइजिंग होता है हम प्रेपरेशन करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम अपने डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे यूज़र्स हैं, अब हर फर्म में जो भी कैपिटल लगती है, हर बिज़नेस में जो भी कैपिटल लगती है वो कोई एक तो लगाता नहीं है, उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स वो सब भी तो होते हैं। अब जितने भी ट्रांजैक्शन फॉर्म के अंदर हो रही हैं वो शेयर होल्डर्स को भी पता होनी चाहिए और इन्वेस्टर्स को भी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, वो पैसा वापस विड्रॉन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समराइजिंग में क्या होता है, इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट करना कि हमारे प्रेजेंटिंग द डाटा इन अ प्रॉपर मैनर हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा यहाँ पे बनता है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस मैंने थर्ड नाम बताया था। ट्रायल बैलेंस होता है कि कुछ बीते हुए साल में कई लोग अपने खाते को चुका देते हैं, कई लोग अपने पैसे जो हैं वो दुकानदार को दे देते हैं, अपना सेटलमेंट कर लेते हैं अकाउंट का। कई लोग होते हैं जो नहीं देते, ठीक है।
तो वो चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे का लेन देन ही हो, आपके कुछ सामान भी तो होता है फॉर्म में रखा हुआ, वो सब कुछ इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके बाद इसी के अंदर हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस होता है जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं, जितने भी हमारी इनकम्स हुई हैं, उन सबको उस अकाउंट में डाला जाता है और देखा जाता है कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है या मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, सिंपली इसका ये मतलब है। फोर्थ है हमारा एनालाइजिंग। अब एनालाइजिंग क्या होता है? एनालाइजिंग होता है जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखी हैं, यहाँ पे बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी कैन से द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे यहीं पर बन जाता है, लेकिन हम यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं हमारे कितना ट्रेड हुआ। ठीक है, कितनी हमने परचेजेस करी, कितना हमने सेल करा, कितने हमारे जब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उससे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। ठीक है, अभी पीछे मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखाई थी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप सब पॉइंट्स देके डाल सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं हमारे जितने भी करंट एसेट्स होते हैं या करंट हमारे लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट्स वर्ड एसेट का मतलब होता है हमारी खुद की प्रॉपर्टी, हमारे कितना पैसा है हमारे पास। ठीक है, कितना सामान है। अगर हमारे टेबल है तो ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, इस टेबल को मैं जैसे चाहे वैसे रख सकती हूँ। ठीक है, तो एनालाइजिंग में हमारा क्या आ जाता है? हम सब कुछ एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से हमारी फर्म जो है वो चल रही है। ठीक है, हमारे एसेट्स कैसे हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कैसी हैं, हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, हमें लॉस कितना हुआ है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट होता है हमारा इंटरप्रेटिंग। मतलब इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ठीक है, मतलब हमारी जो फर्म है उसके पास पैसा कितना पड़ा है, वो फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो सब इसके अंदर देखा जाता है इंटरप्रेटिंग में। और कम्युनिकेटिंग में लास्ट पॉइंट जो है हमारा कम्युनिकेटिंग में हम क्या देखते हैं? कंसर्न्ड विद द समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग। मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हमने ऊपर करे लिख सकते हैं, कंसर्न्ड विद समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेटिंग। इन तीनों से कंसर्न्ड होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट है लास्ट में जितना हमारे पास बचा हुआ सामान, वो सब हम बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं। तो बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। ठीक है, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, हमने कितना लोन ले रखा है, हमने कितना लोन दे रखा है, तो वो सब कुछ हमारा बैलेंस शीट में आता है। तो कम्युनिकेटिंग मतलब हमारी बैलेंस शीट जो है वो हमें सब कुछ कम्युनिकेट करती है। अब ब्रीफली इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो मैंने 5-6 टर्म्स अभी करवाई, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, तो ये सब चीज़ें क्लियरली तभी अंडरस्टैंड होगी जब आगे चैप्टर्स होते हैं। तो फॉर द टाइम अभी आपको ये 6 चीज़ें पता होनी चाहिए: रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग और कम्युनिकेटिंग। तो ये था हमारा जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब है हमारा यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कि जो भी बैलेंस शीट बनी या फिर जो कुछ भी फॉर्म में हुआ, वो सब कुछ को इंफॉर्मेशन को यूज़ कौन करता है। तो अभी मैंने
पीछे भी बोला था कि हमारे पास हमारे यूज़र्स होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे, एंड हमारे जो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं। तो हमारे 2 टाइप के यूज़र्स होते हैं। पहला हमारा यूज़र होता है इंटरनल, दूसरा हमारा यूज़र होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र्स में हमारे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज़ हम बोल सकते हैं, जो इंटरनली उस फर्म या उस बिज़नेस के इंटरनल में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में हमारे हो जाते हैं हमारे बैंक्स को भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों भाई, बैंक्स का क्या काम है? बैंक्स का काम ये है, अगर आपकी फर्म को, आपके बिज़नेस को लोन की ज़रूरत है तो लोन कौन देगा? बैंक्स लोन देंगे। बैंक्स अब ऐसे तो इतना इजीली लोन देते नहीं हैं। वो क्या चेक करेंगे? वो चेक करेंगे आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी, आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, आपकी बिज़नेस कितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बैंक्स को भी ज़रूरत होती है। फिर गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बहुत सारे टैक्सेस देने मतलब बहुत सारे तो क्या, अब तो GST आ गया, बट टैक्सेस देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट भी एक आपका एक्सटर्नल सोर्स है जो कि आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। कस्टमर इतना इजीली कभी किसी पे भरोसा नहीं करता, उसने पैसे खर्चने होते हैं। वो क्या करता है? फर्म की एबिलिटी चेक करता है। अब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हम सबसे पहले रिव्यूज़ देखते हैं कि उसका रिव्यू कैसा है। तो कस्टमर्स। नेक्स्ट सप्लायर्स जो हमें सामान सप्लाई करते हैं। क्यों? कभी कभी हमें उनको उधार पे भी सामान लेना पड़ता है उनसे, तो वो पहले हमारी फाइनेंशियल एबिलिटी चेक करेंगे कि ये आगे जाके पैसा दे भी पाएगा कि नहीं। थर्ड है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी हमारे रिलेटेड टू मनी, RBI हो गया, ठीक है, और जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो उन सबको भी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कौन कौन करते हैं? 2 तरह के होते हैं। इंटरनल में और भी लोग आ सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब इंटरनल होते हैं, ठीक है। वैसे तो उनको एक्सटर्नल में लिया जाना चाहिए, एक्सटर्नल में, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसको वो यहीं पे डाल लो, इन्वेस्टर्स। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट तभी करता है जब किसी भी फर्म की, किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इन ब्रीफ था अकाउंटिंग का मीनिंग, जिससे आपको अकाउंटिंग का मीनिंग थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा कि क्या होता है। सिग्निफिकेंट मैनर का मैंने कुछ बताया नहीं। सिग्निफिकेंट मैनर होता है कि एक ढंग से तरीके से उसको रिकॉर्ड करना। मतलब कि कोई भी 2 तारीख की ट्रांजैक्शन है और कोई भी 5 तारीख की ट्रांजैक्शन है, तो 2 तारीख की ट्रांजैक्शन उससे पहले रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि बाद में। तो हमें थोड़ा इसमें डेट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब ये होता है। अब मैंने बोला था मैं ऑब्जेक्टिव्स भी बताऊंगी, तो ऑब्जेक्टिव्स कुछ खास नहीं होते। ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं, मैं बीच बीच में मैंने बता भी रहे थे। कंप्लीटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एट द एंड हमें पता चल जाता है कि हमारा कितना पैसा आना जाना हो रहा है। एंड सेकेंड है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है हमें, ठीक है। हमारा जब बैलेंस शीट बनती है तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पोजीशन कितनी है। तो ऑब्जेक्टिव एक तरह से यही होते हैं। और जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं अकाउंटिंग के, वो बहुत ही ईजी हैं। कैसे? आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, आप पर्सनली भी अगर कभी देखो आपके पास पैसे पड़े होते हैं, आप उसी खुद ही दिमाग लगा के सोचो, आपके पास पैसे पड़े हैं, आप उन पैसों को खर्च रहे हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आप यूज़फुल चीज़ों पे खर्चोगे, जिसकी
क्या बोलते हैं रिव्यूज़ अच्छे होंगे या फिर जो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा आप उसी पे पैसे खर्चोगे। तो सबसे पहला क्या होगा, आप डिसीजन बनाओगे कि मुझे किस प्रोडक्ट पे पैसा लगाना चाहिए, ठीक है, किस प्रोडक्ट पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आ जाता है फंक्शन, डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन लगाते हो। उसके बाद आपके पास अभी 10,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, 4,000 आपने खर्च दिए, 2,000 आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, 6,000 हो गए टोटल। कितने बचे, 4,000। अब उन 4,000 को आप कहाँ खर्चोगे, उन 4,000 को आप कहाँ खर्चना चाहोगे वो आपका डिसीजन है। आप प्लानिंग कर सकते हो कि मैं इन 4,000 को सेव कर लेता हूँ, कहीं खर्च लूँगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, फोरकास्टिंग। तो पहला मैंने बताया डिसीजन मेकिंग। तो पहला पॉइंट क्या था, डिसीजन मेकिंग, कि हम डिसीजन करते हैं कि हम पैसे को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करें। दूसरा होता है हमारा फोरकास्टिंग, कि अगर हमने कुछ सेविंग कर ली है तो उसको फ्यूचर में मैं कहाँ लगाऊं, तो उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करना। थर्ड है मेरा कंपैरिजन, ठीक है, कि मैंने कोई एक चीज़ ले ली, ठीक है, उस चीज़ को अगर मैंने कोई ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट, दो टाइप के प्रोडक्ट्स लिए, ठीक है, तो उनको कंपेयर करूँगी आपस में, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, फिर उस चीज़ पे आगे मैं इन्वेस्ट करूँगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसे खर्चने पड़ेंगे। चीज़ों का छोड़ो, दो फर्म्स हैं, ठीक है, दो फर्म्स को आपस में कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं कि किसके फर्म पे कितना पैसा है, किसने कितना लोन दे रखा है, किसने कितना लोन ले रखा है, तो उन बेसिस पे हम उनको कंपैरिजन कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा कंट्रोल। फर्म अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से कंट्रोल करती है अपने आप को, ठीक है, अपने खर्चे को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, सबको। और फिफ्थ है हमारा मेजरमेंट्स, मेजरमेंट करती है। अब मेजर क्या करती है, ये मेजर करती है अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस को, ठीक है, कि हमने पिछले साल भाई क्या क्या गलतियां करी जिस वजह से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में इतनी गिरावट आ गई, ठीक है, या फिर मैंने जो अपनी क्या क्या अच्छा चीज़ें करी जिससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन एकदम से बूस्टअप हो गई, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके बेसिस पे फर्म जो है अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ करती है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही कि अकाउंटिंग क्या होती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो बी स्टे विद मी, आई एम मेकिंग द पार्ट 2 विद दिस वीडियो, जिसके अंदर मैं कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स वगैरह बताऊंगी अकाउंटिंग के। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इजीली अंडरस्टैंड हो। थैंक यू।